नमस्कार दोस्तों, एके स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। आज मैं चर्चा करूंगा देश के टॉप मोस्ट नक्सली गणपति के सरेंडर की खबरों की। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि गणपति यानी कि मुपल्ला लक्ष्मण राव सुरक्षा बलों के सामने तेलंगाना में सरेंडर कर सकता है। गणपति आखिर है कौन और उसके सरेंडर करने या न करने से फ़र्क क्या पड़ता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, गणपति की भी और नक्सल मूवमेंट की भी, उनके प्रमुख नेताओं की भी। आप सभी जानते हैं कि नक्सली समस्या देश की सबसे बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसको देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी करार दे चुके हैं। पिछले 30 वर्षों से देश में तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं उनको नक्सलियों ने अंजाम दिया है और इसके साथ ही पिछले 20 वर्षों में करीब 12,000 लोग, सुनो आप, छोटा आंकड़ा नहीं है, 12,000 लोग जो हैं वो नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें करीब 3,000 सुरक्षा बलों के जवान भी हैं और बाकी वो लोग हैं जिनको नक्सलियों ने या तो मुखबिर मानते हुए सरेआम उनकी हत्या कर दी, उन पर जो है अदालतों जैसा मुकदमा चलाया गया और सार्वजनिक रूप से उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या की गई, या अन्य घटनाओं में जो मारे गए हैं। कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सब से भी आप वाकिफ़ हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में दरभा में जो जीरम घाटी हमला जिसको कहते हैं, जिसमें प्रदेश के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता मारे गए थे। प्रदेश अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और साथ ही विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेता भी इस हमले में मारे गए थे। इसके पहले दंतेवाड़ा में भी एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए थे। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं वो नक्सलियों ने अंजाम दी हैं और देश के करीब 8 राज्य ऐसे हैं जो नक्सली कॉरिडोर का हिस्सा माने जाते हैं, रेड कॉरिडोर का हिस्सा माने जाते हैं, और इन सभी में नक्सलियों की समस्या काफ़ी गंभीर है, बड़े पैमाने पर नक्सलियों की समस्या है। अब इन सब नक्सलियों के पीछे जो संगठन काम करता है वो दरअसल है सीपीआई माओइस्ट। एक समय में ये अलग अलग 3 संगठन थे, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज की तारीख में इन सभी का मर्जर हो चुका है और ये सीपीआई माओवादी के नाम से पूरे देश में सक्रिय हैं। और छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, उसके सघन जंगल, काफ़ी घने जंगल हैं, दंडकारण्य का जंगल है ये, इसे अबूझमाड़ कहते हैं। अबूझमाड़ यानी कि जिसे समझा न जा सके, जाना न जा सके, जहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है आज तक, ये नहीं मालूम कितने गांव हैं, कितने खेत खलिहान हैं, कौन लोग रहते हैं, ये तक नहीं मालूम है। ऐसे सघन जंगलों को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाकर रखा हुआ है। तो ये जो सीपीआई माओइस्ट हैं, इनका सिरमौर हुआ करता था गणपति, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, जिसकी उम्र 72 साल है। पिछले कई दशकों से नक्सली संगठन में सक्रिय है। आंध्र प्रदेश का रहने वाला, मूलतः अब जो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के करीमनगर जिले का निवासी है मुपल्ला लक्ष्मण राव, और बीएससी बीएड है, स्कूल टीचर हुआ करता था ये। लेकिन उसके बाद ये संगठन में शामिल हो गया नक्सली मूवमेंट में, और 2004 में जो 3 प्रमुख नक्सली संगठन थे अलग अलग, सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी जिसको सीपीआई एमएल कहते हैं, पीपल्स वार ग्रुप जो पीडब्ल्यूजी के नाम से आंध्र प्रदेश में तहलका मचाता रहा था, काफ़ी हिंसक घटनाओं को उसने अंजाम दिया था, और माओवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी या एमसीजी जो सेंट्रल बिहार में भी सक्रिय रही है। इन तीनों का विलय करके सीपीआई माओइस्ट के गठन में गणपति की प्रमुख भूमिका रही थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गणपति के सिर पर जो टोटल बाउंटी है, जो कुल इनाम है, वो देश के लिए घोषित सबसे बड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के सिर पर जो इनाम है उससे भी कहीं ज़्यादा है। अलग अलग राज्य सरकारों और एनआईए ने गणपति के सिर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। तो इतना बड़ा नक्सली जिसको माना जाता है कि पूरे नक्सल संगठन को उसने लंबे अरसे तक चलाया है, जो उनका थिंक टैंक रहा है, उसके सरेंडर की अगर खबरें आती हैं तो उनमें कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बता पाएगा, या सुरक्षा बल और राजनेताओं के पास इनकी जानकारी ज़्यादा होगी। फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हम इस बात पर तो चर्चा कर ही सकते हैं कि गणपति अगर सरेंडर करता है तो क्या नक्सल मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा। दरअसल गणपति जो है सेंट्रल कमेटी का मेंबर और पोलित ब्यूरो पूर्व महासचिव है, और सेंट्रल कमेटी मेंबर को आप इस तरह समझिए कि नक्सलियों का जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एग्जीक्यूशन करता है, वो सेंट्रल कमेटी है। सेंट्रल कमेटी की हर साल बैठक होती है, 30 मेंबर इसमें होते हैं,
जिनको अगर पुलिस संगठन से मैं तुलना करूं तो आईजी लेवल के नक्सली होते हैं, AK-47 जैसे घातक हथियार लेकर चलते हैं, 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है इनके इर्द गिर्द, 60-70 नक्सली इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो ऐसे बड़े जो नेता होते हैं वो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं और इन लगभग 30 लोग होते हैं जो कि सेंट्रल कमेटी के मेंबर होते हैं। इनका चुनाव कांग्रेस में होता है जो कि हर 5 साल पर इनकी बैठक होती है। संगठन पर चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन आप समझिए कि ये जो हैं ये 30 लोग उनके टॉप मोस्ट लोग हैं जो तमाम तरह की नक्सली घटनाओं को चाहे उसकी जड़ें फैलाना हो, चाहे अर्बन नेटवर्क को फैलाना हो, चाहे उनके लिए फंडिंग जुटानी हो या देश में तहलका मचाना हो, हिंसक घटनाओं को अंजाम देना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए यही संगठन के 30 लोग जिम्मेदार होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख नक्सली गणपति हुआ करता था। आज की तारीख में गणपति अब महासचिव और सेंट्रल कमेटी का जो लीडर नहीं रहा है, क्योंकि 2018 में उसकी जगह नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू उर्फ गगन्ना उर्फ प्रकाश ने ले ली है। बासव राजू बहुत ही खतरनाक नक्सली है। उसकी उम्र गणपति से लगभग 10 साल कम है, 63-64 साल बासव राजू की उम्र है। लेकिन वो 2004 से, यानी कि जब से मर्जर हुआ था तीनों नक्सली संगठनों का, तब से वो नक्सलियों का जो हथियार बंद संगठन है, मिलिट्री कमीशन, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसका प्रमुख हुआ करता था। तो अब नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू ने चूंकि गणपति की जगह ले ली है, तो ये तो आप मान कर चलिए कि अगर गणपति की गिरफ्तारी होती है या गणपति सरेंडर करता है तो संगठन के कामकाज पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नक्सलियों का मनोबल गिराने वाली खबर है कि उनका एक समय में कम से कम 30 से 40 साल तक जो आदमी उनके संगठन के शीर्ष पर रहा है, जो उनका नेतृत्व करता रहा है, वो अगर सरेंडर करना चाहता है या उसकी गिरफ्तारी होती है तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि उस व्यक्ति के पास नक्सली संगठन से जुड़े तमाम भेद हैं, तमाम राज हैं। और ये माना जाता है कि आज की तारीख में बढ़ती उम्र के चलते वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन जब तक ऐसा कोई घटना होती नहीं है, सरेंडर होता नहीं है, तब तक इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। लेकिन मैं जो दूसरे एस्पेक्ट की चर्चा कर रहा था कि क्या गणपति के सरेंडर करने के बाद नक्सलियों के कामकाज पर फर्क पड़ेगा, तो जैसा मैंने बताया कि नक्सलियों के संगठन की कमान अब गणपति के हाथ में है भी नहीं। गणपति की जगह अब नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू ने ले ली है, जो कि गणपति की तुलना में कहीं ज़्यादा घातक है। गणपति उस दौर का नक्सली नेता है जो कि राजनीतिक विचारधारा पर चलते थे और साथ में घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन बासव राजू उस पीढ़ी का नेता है जो कि हिंसा के बल पर देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, जो इसलिए उसके लिए उसके मन में कोई दया माया ऐसी कोई भावना नहीं है और वो बहुत एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट माना जाता है। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि गणपति अगर सरेंडर कर भी देता है तो उससे नक्सलियों के संगठन पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है या हिंसक घटनाओं में कोई कमी आएगी। हाँ, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, पॉलिटिशियंस के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा और नक्सलियों का मनोबल गिराने वाली ये घटना जरूर है। थोड़ा बहुत बासव राजू को समझते हैं। बासव राजू दरअसल है कौन? नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू, जिसको गगन्ना भी कहते हैं, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का नेता रहा था और एक खूंखार नक्सली माना जाता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया, दंतेवाड़ा और जीरम हमले समेत तमाम प्रमुख नक्सली घटनाओं में वो शामिल रहा है। 1987 में अबूझमाड़ के जंगलों में LTTE, जो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था, लिट्टे जिसके नाम से जिसे जानते हैं, प्रभाकरन का संगठन, उसकी अगुवाई में उसके लोगों ने बासव राजू को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बारूदी सुरंग कहते हैं, उसे बनाने की ट्रेनिंग दी थी। और सेंट्रल कमेटी के जो प्रमुख 4 नक्सली हैं वो भी उसके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें गणपति खुद शामिल था, साथ में मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी, मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू और मल्ला राजी रेड्डी। ये सभी 4 जो लोग हैं, इन सब ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। तो इसके बाद तमाम घटनाओं में इसका कहीं ना कहीं हाथ रहता है और इसलिए बासव राजू के हाथ में कमान जाने के बाद से ही सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि नक्सली घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है और उसने नक्सली संगठन को धारदार बनाने के लिए तमाम कोशिशें भी की हैं और इस तरह देश के सामने चुनौती बढ़ा दी है, सुरक्षा बलों के सामने चुनौती बढ़ा दी है। इसके अलावा जो अगर मैं बासव राजू के बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँ तो वो बहुत कम उम्र से सक्रिय हो गया था। हालांकि इसने वारंगल का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे अब NIT वारंगल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसने BTech कर रखा है और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का रहने वाला है।
लेकिन इसके साथ ही जो इसकी खूबी है कि चूंकि ये सेंट्रल कमेटी का खुद भी मेंबर है और AK-47 लेकर चलने वाला नक्सली, तो ये लगातार सक्रिय रहता है और कोशिश करता रहता है कि संगठन को मजबूती दी जाए। तो अगर हमें नक्सली संगठन को खत्म करना है तो अकेले गणपति का सरेंडर करना काफ़ी नहीं है, बासव राजू को गिरफ्त में लेना बहुत ज़रूरी है और नक्सलियों का जो ताना बाना है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उनकी जो नई भर्तियां हैं उनको रोकनी पड़ेगी, उसकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी, उनके ठिकाने नष्ट करने पड़ेंगे। और जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं उनको मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले 10 व 15 वर्षों में लगभग 18 सेंट्रल कमेटी मेंबर या तो मारे गए हैं या उनकी बीमारी से मौत हो गई या उन्होंने सरेंडर किया है या गिरफ्तार उनको किया गया है। इससे नक्सलियों का जो टॉप मोस्ट संगठन है वो कमज़ोर भी हुआ था। जो प्रमुख नक्सली सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे सेंट्रल कमेटी के, उनमें चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद का नाम है जो आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ में मारा गया था। किशन जी जो पश्चिम बंगाल में आतंक का पर्याय माना जाता है, जिनको मल्लोजुला कोटेश्वर राव, उन किशन जी की भी मौत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हुई थी। ऐसे ही सेंध राजा मौली सेंट्रल कमेटी का एक और मेंबर, उसकी भी मौत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हुई थी। अनुराधा गांधी उर्फ नर्मदा उर्फ राजा, मैं एक चीज़ बताता चलूं कि हर नक्सली का जो असली नाम है वो बहुत कम पता चल पाता है, क्योंकि उनके बहुत सारे उपनाम भी होते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि जब कोई नक्सली कुख्यात हो जाता है तो उसकी मौत के बाद उसके नाम को पद की तरह इस्तेमाल करते हैं और किसी और को उसका नाम दे दिया जाता है, यानी कि द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग के प्रिंसिपल की तरह नक्सली मर जाता है लेकिन नक्सली का नाम किसी और के साथ जिंदा रह जाता है। इसलिए ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें कितने नाम असली हैं और कितने नकली हैं। अनुराधा गांधी उर्फ नर्मदा उर्फ राजा सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है राम, उसकी मौत सेरेब्रल पाल्सी यानी बीमारी से हुई थी और लंका पापी रेड्डी नाम के सेंट्रल कमेटी मेंबर ने सरेंडर किया था। जिन सेंट्रल कमेटी मेंबर को गिरफ्तार किया गया था उसमें है सुशील राय, नारायण सान्याल उर्फ विजय दादा, कृष्णम श्रीनिवासन उर्फ श्रीधर, प्रमोद मिश्रा उर्फ मदन जी, अमिताभ बागची उर्फ अनिल जी, इसी के साथ कोवड़ गांधी जिसका कमल और आज़ाद भी जिसके नाम है, बच्चा प्रसाद सिंह, जे नरसिम्हा रेड्डी उर्फ जम्पन्ना, वाराणसी सुब्रमण्यम, पुलेंदु मुखर्जी, विजय कुमार आर्य, जगदीश यादव और प्रभात जी, रोहित उर्फ मोहित, ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं जो नहीं हैं अब। तो सेंट्रल कमेटी का नया मेंबर हमेशा जो उनकी कांग्रेस होती है CPI माओइस्ट की, उसमें चुना जाता है, लेकिन सेंट्रल कमेटी को ये अधिकार भी दिया गया है कि आवश्यकता होने पर वो एडहॉक तरीके से किसी को सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना सकता है और अगली कांग्रेस में उसकी पुष्टि होगी। 2/3 सेंट्रल कमेटी के एग्जिस्टिंग मेंबर जो हैं उसके नाम पर सहमत होने चाहिए। यानी कि ये कह पाना भी सही बहुत मुश्किल है कि इस समय सेंट्रल कमेटी में कितने मेंबर हैं, कितने एडहॉक मेंबर हैं। और ये नक्सलियों का ये जो पूरा संगठन है ये बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता है, इसलिए ये मत समझिए कि कोई एक छोटा मोटा गिरोह है जिस पर काबू पाया जा सकता है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस ताने बाने को नष्ट करना बहुत आवश्यक है, तभी देश की सुरक्षा जो है वो बहाल हो पाएगी। इनके तमाम नीचे से लोकल लेवल कमेटियां होती हैं, रीजनल कमेटी होती है, डिविजनल कमेटी होती है, एरिया कमेटीज़ होती है, जो गांव के लोग हैं वो संगम सदस्य के तौर पर काम करते हैं। तो एक पूरा नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, वसूली का नेटवर्क, फंडिंग का नेटवर्क, रिक्रूटमेंट का नेटवर्क, आतंक फैलाने का नेटवर्क और तमाम तरह के हथियार। आधे तो ये सुरक्षा बलों से छीनते हैं, कुछ ये खुद भी बनाते हैं, जंगलों के अंदर कारतूस रिफिल करने तक की फैक्ट्री बना कर रखी है, बारूदी सुरंगें बनाना जानते हैं और इसके अलावा तरह तरह की बारूदी सुरंगें होती हैं, जैसे एंटी पर्सनल लैंडमाइन होती है जो कि कोई आदमी चलता हुआ उसका पाँव पड़ जाए तो उसके परखचे उड़ जाएं, इम्प्रोवाइड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो कि बहुत ही घातक बारूदी सुरंग होती है जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ाया जा सकता है। एक बारूदी सुरंग में 50-50, 60-60 किलो तक विस्फोटक डाले जाते हैं। क्लेमोर माइंस भी होती हैं जिनको पेड़ों पर लटकाया जाता है और नीचे से कोई गुजरता है तो वो फट जाती हैं। तो ऐसे तमाम तरह के घातक हथियारों से ये संगठन लैस है और इसलिए इसके नेटवर्क को, इसके ताने बाने को छिन्न भिन्न करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देश इस समय महामारी से जूझ रहा है, महामारी देश की पहली प्रायोरिटी है। अर्थव्यवस्था को काबू में रखना, अर्थव्यवस्था को सुधारना भी देश की प्रायोरिटी है, लेकिन नक्सली समस्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने नक्सली समस्या पर काबू पाने के लिए केंद्र से मदद मांगी है और कहा है कि नक्सली इलाकों के यूथ का रिक्रूटमेंट तेज किया जाए, नए जो हैं
उनके लिए अवसर पैदा किए जाएं, ताकि नक्सलियों के लिए जो मैन पावर फंडिंग का होती है, मैन पावर का जो सोर्स है, उसे कैप किया जा सके, उसे बंद किया जा सके। ये संगठन का ताना बाना समझने के लिए, और छत्तीसगढ़ खास तौर पर इनका केंद्र बिंदु रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ इलाका, गढ़चिरौली जैसे खास तौर पर मैं कहूँ, उड़ीसा का कुछ इलाका। तो इस पर मैं आगे के किसी कार्यक्रम में चर्चा करूंगा और विस्तार से आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से इस संगठन की फंडिंग होती है, किस तरह हथियार बिचाते हैं, किस तरह इनका इंटेलिजेंस काम करता है, क्या खतरनाक इरादे लेकर ये संगठन चल रहा है। इन तमाम बातों पर मैं आगे के किसी कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।